हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हेमराज रेगर बीएड द्वितीय वर्ष, जिसमें हम स्वयं की अवधारणा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। स्वयं की अवधारणा में हमारी जो सेकंड यूनिट चल रही है, द्वितीय इकाई, उसमें हम संप्रेक्षण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। संप्रेक्षण के पिछले वीडियो में हमने प्रकृति के बारे में अध्ययन किया था। संप्रेक्षण की प्रकृति, जिसमें लिखा हुआ था नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। हमने उसमें ये बताया था कि संप्रेक्षण में क्या क्या होता है। इसमें दो व्यक्तियों को होना आवश्यक है, एक संदेश को भेजने वाला और एक संदेश को प्राप्त करने वाला। आज हम संप्रेक्षण के कुछ सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज दिनांक अभी है 7 बीएड सेकेंड ईयर, विषय स्वयं की अवधारणा। स्वयं की अवधारणा, प्रकरण संप्रेक्षण के सिद्धांत। संप्रेक्षण के सिद्धांत, संप्रेक्षण के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं या किसी संप्रदाय को किसी दूसरे व्यक्तियों से व्यक्त करता है, अतः संप्रेक्षण द्विपक्षीय प्रक्रिया है। संप्रेक्षण के मुख्य निम्नलिखित सिद्धांत। अब द्विपक्षीय, कल मैंने बताया था कि संप्रेक्षण द्विपक्षीय प्रक्रिया है, यानी दो पक्षों के बीच की प्रक्रिया। और कैसे कि एक होता है संदेश भेजने वाला, और दूसरा होता है संदेश को प्राप्त करने वाला। संदेश को प्राप्त करने वाला और संदेश को भेजने वाला, तभी उसको संप्रेक्षण कहा जा सकता है। घर में लगी पंखा चालू कर देता हूं मैं। एक होता है संदेश को भेजने वाला और दूसरा होता है संदेश का प्राप्त करने वाला। जैसे मैं आपको अगर इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, तो मैं आप तक संदेश पहुंचा रहा हूँ, मैं सूचनाएं पहुंचा रहा हूँ, मैं तथ्यों को पहुंचा रहा हूँ, मैं विचारों को पहुंचा रहा हूँ, यानी मैं संदेश भेजने वाला हो गया। और आप वीडियो के माध्यम से आप उसको पढ़ते हो, देखते हो, तो आप संदेश को प्राप्त करने वाला हो गए। इसका मतलब ये क्या, संप्रेक्षण दो द्विपक्षीय प्रक्रिया, दो पक्षों के बीच की प्रक्रिया माना जाता है। ठीक है। अब पहला इसमें सजगता का सिद्धांत। पहला कौन सा सिद्धांत है? सजगता का सिद्धांत। सजगता का सिद्धांत। अब सजगता के सिद्धांत में क्या है कि संप्रेक्षण करता और संप्रेक्षण ग्रहण करने वाला व्यक्ति संप्रेक्षण क्रिया के समय सजग रहते हैं। यदि इस क्रिया के एक भी व्यक्ति सजग नहीं है तो वो नहीं, मतलब है कि संप्रेक्षण भेजने वाला और संप्रेक्षण प्राप्त करने वाला दोनों ही सजग रहना जरूरी है। दोनों को सजग रहना जरूरी है, तो ही तभी वो संप्रेक्षण पूर्ण हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। अगर दोनों में से किसी एक भी व्यक्ति सजग नहीं है, जैसे मान लो संदेश प्राप्त करने वाला सजग नहीं है, तो इसने जो संदेश भेजा है या सूचनाएं जो प्रसारित करी है, वो सूचना इसको नहीं प्राप्त होगी, सही तरह से प्राप्त नहीं हो पाएगी, तो वो संप्रेक्षण पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों व्यक्ति को सजग रहना आवश्यक है। योग्यता का सिद्धांत दूसरा है, योग्यता का सिद्धांत।
योग्यता का सिद्धांत। योग्यता का सिद्धांत है संप्रेक्षण क्रियाओं, ये आवश्यक है संप्रेक्षण क्रिया में यह आवश्यक है कि संप्रेक्षणकर्ता और संप्रेक्षण ग्रहण करने वाले व्यक्ति दोनों ही योग्य होने चाहिए। अब मैंने बात बताई कि जैसे सजग कहना जरूरी है दोनों को, तो दोनों को योग्य में होना जरूरी है। अगर मान लो संदेश भेजने वाला अनपढ़ है और ये प्राप्त करने वाला अशिक्षित है, तो अनपढ़ वाला अपने लोकल भाषा में, अपने जो क्षेत्रीय भाषा में जो शब्द बोलता है वो शिक्षित व्यक्ति को भेजता है तो शायद उसको समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति अगर गांव का है और हम उनके बीच में जाते हैं तो वो अगर आपको कुछ कहना चाहता है तो शायद हम उनकी बात को, वो भला है कि अपनी तरफ से संप्रेषण पूर्ण कर रहा है लेकिन उसकी बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो दोनों का योग्य होना जरूरी है। दोनों को एक ही समय से योग्यता होनी जरूरी है। यदि कोई अध्यापक अपने विषय में योग्यता नहीं रखता है तो वो कक्षा में संप्रेषण करते समय उचित भूमिका नहीं निभा सकता। जैसे मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं आपके स्तर की भाषा नहीं बोल रहा हूँ, आपको आपके लेवल के हिसाब से मैं संप्रेषण नहीं करवा रहा हूँ, मैं शिक्षण नहीं करवा रहा हूँ, तो शायद आप मेरी बात को समझ नहीं पाओगे, तो संप्रेषण पूर्ण नहीं हो पाएगा। संप्रेषण का मतलब यही होता है, संप्रेषण की प्रकृति के अंदर अपन ने बताया कि दोनों संप्रेषण करने वाला और संप्रेषण ग्रहण करने वाला दोनों के बीच में एक 100% संप्रेषण होना जरूरी है। बोलने वाला और सुनने वाला दोनों के अंदर ये योग्यता होनी जरूरी है। तीसरा है सहभागिता का सिद्धांत। सहभागिता का सिद्धांत। सहभागिता का सिद्धांत का मतलब होता है कि सहयोग, मतलब कि जैसे अगर संदेश भेजने वाला, अगर संदेश जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और आप अगर उसमें प्राप्त करने वाले में से अगर आप मेरी बात में सहभागिता नहीं निभाते हो, मेरी बात को ग्रहण नहीं करते हो, मेरे सूचनाओं को ग्रहण नहीं करते हो, तो वहाँ पे संप्रेषण पूर्ण नहीं हो पाएगा। और संदेश भेजने वाले पे भी लागू होती है बात। अगर संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति एकदम सजग है, योग्य है, लेकिन संदेश भेजने वाला सहभागिता से उस कार्य को नहीं कर पा रहा है, तो संप्रेषण पूर्ण नहीं हो पाएगा। संप्रेषण पूर्ण होने के लिए संदेश भेजने वाला और संदेश प्राप्त करने वाला दोनों के अंदर सहभागिता होना जरूरी है। सहभागिता होगी तभी वो संप्रेषण पूर्ण हो पाएगा। अब एक होता है उचित सामग्री का सिद्धांत। उचित सामग्री का सिद्धांत। कई बार क्या होता है कि शिक्षक के द्वारा किसी विषय वस्तु को पढ़ाते समय पढ़ा रहा है और वो विषय वस्तु बच्चों को समझ में नहीं आ रही, यानी संप्रेषण पूर्ण नहीं हो पा रहा है। तो अगर शिक्षक चाहे तो अपने संप्रेषण को और अच्छे तरह प्रभावशाली, स्थायी, रुचिकर, आनंददायक बना सकता है अगर वो सहायक सामग्री को लेके जाए। यानी जैसे मान लो अगर वो संसार के बारे में पढ़ा रहा है और वो मौखिक रूप से पढ़ा रहा है, लेकिन अगर वो ग्लोब लेके जाए, चार्ट लेके जाए, मानचित्र लेके जाए, तो शायद वो अच्छे से और बता सकता है और बच्चों को भी उन चीजों को समझने में आसानी होती है। तो वो वहां पर वो शिक्षण प्रभावशाली होता है। जब शिक्षण प्रभावशाली होता है तो इसका मतलब ये कि आपका संप्रेषण सही तरह से, उचित रूप से हुआ है। तो साहित्य सामग्री और किसी भी तरह से, चाहे कहानी के माध्यम से हो, चाहे चार्ट के माध्यम से हो, चाहे किसी भी माध्यम से हो, तो साहित्य सामग्री से हम संप्रेषण को एक स्थायी और एक आनंददायी बना सकते हैं। तीसरा है संप्रेषण माध्यम का सिद्धांत। बहुत अच्छी बात है, संप्रेषण माध्यम का सिद्धांत। अब माध्यम यानी मीडियम। संप्रेषण माध्यम का सिद्धांत यानी अपन किस हिसाब से, कौन सी विधि से पढ़ा रहे हैं। मान लो सभी बच्चे हिंदी जानते हो और मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, तो आप एक टीचर अपने आप में महसूस जरूर करता है कि मैं संप्रेषण एक अच्छे से पेश कर रहा हूँ,
मैं शिक्षण अच्छे से पेश कर रहा हूँ, मैं विषय वस्तु को और अच्छी तरह से रुचिकर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सर की जो एक शिक्षक की जो शिक्षण विधि है वो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। तो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के बीच में एक ऐसी शिक्षण विधि होनी चाहिए जिससे बच्चे समझ पाए, और बच्चे जब समझेंगे तभी वो संरक्षण पूर्ण हो पाएगा। तो वो मीडियम दोनों का एक होना जरूरी है। पृष्ठ पोषण का सिद्धांत, पृष्ठ पोषण तो सभी जगह आता है। पृष्ठ पोषण का सिद्धांत, पृष्ठ पोषण है फीडबैक। हम बच्चों को जब कोई भी शिक्षण करवाते हैं और बच्चा रिप्लाई करता है, तो रिप्लाई करने का हम उसको क्या बोलते हैं, शाबाश बोलते हैं, शाबाशी देते हैं, ठीक है। और भी जैसे गुड बोलते हैं, उत्तम बोलते हैं, अति उत्तम बोलते हैं, इंटेलिजेंस बोलते हैं, वेरी गुड बोलते हैं, और भी पीठ थपथपाते हैं। तो ये पृष्ठ पोषण है, यानी और अच्छे से वो अपने कार्य को कर सकता है बच्चा, और भी अच्छे से पेश कर सकता है। जब बच्चों को फीडबैक मिलता है, यानी जब उसको तारीफ मिलती है, प्रशंसा मिलती है, तो वो बच्चा और भी अच्छे से कार्य करने की कोशिश करता है। तो वहां पर आप भले चाहे संप्रेक्षण कम कर रहे हो, लेकिन वहां पे समझ जल्दी अधिक बढ़ जाती है, मतलब बालक और ज्यादा समझने की कोशिश करता है। तो वहां पे पृष्ठ पोषण का सिद्धांत भी संप्रेक्षण में काम आता है। अब लास्ट में है सहायक का बाधक तत्वों का सिद्धांत। सहायक एवं बाधक तत्वों का सिद्धांत। अब कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, एक तो व्यक्ति संप्रेक्षण कर रहा है और एक व्यक्ति संप्रेक्षण को प्राप्त करता है। अब इन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती है। अब एक व्यक्ति जब संप्रेक्षण करता है और इसके बीच में कोई भी समस्या भी आ सकती है और कुछ चीजें सहायक भी हो सकती है, तो वो भी वो चीजें भी या वो विषय वस्तु भी अपने एक संरक्षण पे मायने रखती है। अगर मान लो अगर कोई चीजें आप बता रहे हो और उसी समय उस विषय वस्तु से संबंधित अगर बीच में आ गई और वह सहायक कर रही है, यानी हेल्प कर रही है, उस चीज में हेल्प कर रही है, तब तो वो विषय वस्तु क्या होगी, सहायक होगी। और कई बार क्या होता है, नेगेटिव हो जाती है। क्या होती है, नेगेटिव, यानी आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हो संप्रेक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, लेकिन कुछ बातें, कुछ चीजें ऐसी होती है जो चीजों को बाधक करती है, यानी यहाँ तक पहुंचने नहीं देती, यानी संप्रेक्षणकर्ता के पास में पहुंचने नहीं रहती है। तो इस हिसाब से भी संप्रेक्षण फेल हो सकता है, संप्रेक्षण पूर्ण नहीं हो पाता। तो ये थे अपने संप्रेक्षण के सिद्धांत। पहला था सजगता का सिद्धांत, योग्यता का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, उचित सामग्री का सिद्धांत, संप्रेक्षण माध्यम का सिद्धांत, पृष्ठ पोषण का सिद्धांत और सहायक एवं बाधक तत्वों का सिद्धांत। तो अगले वीडियो में हम अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।